देखो, आज हम लोगों को लास्ट टॉपिक पढ़ना है और ट्राई टू फिनिश दिस कैंसर टॉपिक। कैंसर टॉपिक ही फिनिश होता है, कैंसर बीमारी अगर फिनिश हो जाती तो सबसे बढ़िया रहता। कार्सिनोजेन, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो अभी तक हमने प्रोटो ऑन्कोजीन्स डिस्कस कर लिया, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स डिस्कस कर लिए। अब हम उन सर नमस्ते। खुश रहो बेटा। अब उन कारणों के बारे में हम जानेंगे जिनकी वजह से कैंसर होने की संभावना होती है, कैंसर होता है। तो उनको हम सिंपली कार्सिनोजेन ही कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्सिनोजेन्स ऐसे एजेंट हैं जो इनिशिएट भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं ट्यूमर का फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है ये? दे आर एजेंट्स दैट इनिशिएट एंड promote ट्यूमर फॉर्मेशन। अब इसमें कार्सिनोजेन की तीन अलग अलग क्लासेस हैं, एक, दो और तीन। इसमें जो पहली क्लास होती है उसको हम कहते हैं फिजिकल। किसी का माइक ओपन है क्या? तो पहला जो है वो फिजिकल कार्सिनोजेन होते हैं। दूसरी जो इनकी क्लास है वो है केमिकल कार्सिनोजेन्स। और जो थर्ड क्लास है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन्स। फिजिकल कार्सिनोजेन में हमारे पास फिर से दो टाइप के हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल कार्सिनोजेन में हमारे पास सबसे पहले तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं और दूसरा होते हैं हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशंस। इसका मतलब कि ये वो रेडिएशंस हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस, जो एलिमेंट्स को उसके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है यूवी रेस। और आयनाइजिंग रेडिएशंस में हमारे पास एग्जाम्पल एक्सरे का भी है और गामा रे का भी है। जाहिर सी बात है इनकी एनर्जी जो है वो यूवी रेस से काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड दैट इज़ वाई दे आर एबल टू आयनाइज द एलिमेंट्स। केमिकल कार्सिनोजेन की अगर हम बात करें तो इसमें हम वैसे भी काफ़ी डिटेल में इसको देखेंगे। बहुत सारे केमिकल्स हैं आजकल हमारे डे टू डे लाइफ में जो पोटेंट कार्सिनोजेन की तरह एक्ट करते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल आपको बता दें, जैसे कि बेंजोपायरीन। बेंजोपायरीन या डायरेक्टली बेंजीन भी जो है वो कार्सिनोजेन की तरह एक्ट करता है। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन में हमारे पास मेनली वायरसेस होते हैं, और ऐसे वायरस जो कैंसर कॉज कर सकते हैं उनको हम कहते हैं ऑन्को वायरसेस। तो इस तरह से ये तीन क्लासिफिकेशन या तीन कैटेगरीज हो गई कार्सिनोजेन की। फिजिकल वाले को हम बहुत ज़्यादा डील नहीं करेंगे। यूवी रेस को हम डील करेंगे जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। और यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूवी रेस की वजह से क्या बनता है? दे फॉर्म थायमीन डाइमर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी डीएनए के सीक्वेंस में इस तरह से सपोज करिए कि टी है, सी 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 जी टी टी ए, इस तरह का अगर सीक्वेंस मौजूद है तो जाहिर सी बात है इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस भी होगा, टी टी ए जी 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 सी ए टी टी।
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो गया। जनरली क्या करते हैं, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर होता है तो ये थायमीन जो है ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, अगल बगल वाले एडजेसेंट थायमीन्स जो है वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे यहाँ बना लिया इसने, यहाँ बना लिया इसने, तो इस तरह से ये मिल के क्या बना लेते हैं, डाइमर। तो ये थायमीन डाइमर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ यूवी रेडिएशन। और बाकी एक्स रे हो गई, गामा रे हो गई, ये आयनाइज कर देगी एलिमेंट्स को। इनफैक्ट जो डीएनए के कंपोनेंट्स हैं उनमें भी कई सारे एलिमेंट्स को ये आयनाइज कर देता है, तो स्ट्रक्चर चेंज होना, बेस का जो अटैचमेंट है वो चेंज होना, तमाम सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं अफेक्ट। इन्हीं से मिलता जुलता रोल जो है केमिकल्स का है, केमिकल वाले को हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। और खैर बायोलॉजिकल और ऑन्कोवायरसेस को तो हमको डील करना ही करना। तो अब हम लोग बात करेंगे पहले केमिकल कार्सिनोजेंस की, थोड़ा सा इन अ बिट डिटेल। तो लेट्स टॉक केमिकल कार्सिनोजेंस। पहली बात तो ये है कि जो केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं इनका बहुत ही ब्रॉड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है, वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब कि बहुत सारी वैरायटी है केमिकल्स की जो कार्सिनोजेन की तरह एक्ट कर सकते हैं। इनको भी बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये अभी हम लोगों को समझ में आएगा। बेसिकली होता क्या है कि जो डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस होते हैं इसका मतलब कि ये सीधे तौर पे कैंसर कॉज करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दे डायरेक्टली एक्ट एज कार्सिनोजेंस विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेन हमारी बॉडी में गया तो उसको कार्सिनोजेन की तरह एक्ट करने के लिए या बिहेव करने के लिए किसी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वो गया अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही वो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या होता है हिसाब किताब कि यहां पे जो कंपोनेंट हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं किसी भी जरिए से, वो सबसे पहले मेटाबोलाइज होगा। मेटाबोलाइज होने की वजह से उसमें कुछ चेंजेस आएंगे और वो जो चेंज्ड प्रोडक्ट होगा वो एक्ट करेगा एज कार्सिनोजन। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन कहते हैं, क्योंकि जब तक ये मेटाबोलाइज नहीं होंगे हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर, तब तक ये कार्सिनोजन की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो इनका अगर हम पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दें कि दे रिक्वायर मेटाबॉलिक एक्टिवेशन to behave as carcinogens। सर तो ये फूड का ही पार्ट होता है केमिकल? फूड है, वाटर है, या आप जो सांस ले रहे हैं हवा, उसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं, एनी फॉर्म ऑफ एंट्री ऑफ दीज इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन, वो एक बार शरीर में जाएगा, शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद मेटाबोलाइज होगा और वो एक्ट करेगा एज इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन। किसी भी जरिए से अगर आप उसको शरीर के अंदर ले रहे हैं तो। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताएं,
इनडायरेक्ट एक्टिंग का एक एग्जाम्पल है हमारे पास एफ्लाटॉक्सिन। अब ये जो एफ्लाटॉक्सिन है ये बेसिकली क्या है, एक माइकोटॉक्सिन है। माइकोटॉक्सिन का मतलब कि ये फंगस से हमको मिलता है या फंगस इस टॉक्सिन को सिंथेसाइज करता है। अच्छा, ये मिलता, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको मिलेगा मूंगफली में, ये आपको मिलेगा भुट्टे में। इसकी अंग्रेजी तो जानते ही हो ना, पीनट और कॉर्न। या जनरली और भी जो नट्स होते हैं, नट्स, नट्स का मतलब क्या हो गया आपके पास, काजू, बादाम। भैया बड़ा देख वेख के खाना, अभी हम तुमको दिखा रहे हैं, रुको देखें, हमारे पास इमेज भी है। हाँ देखो, ये देखो, काजू बादाम। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड, इसको हम हटाते हैं इसे। कि आखिर अपीयरेंस इसका कैसा होता है, लेट्स सी। थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने। ये कंडीशन है, या सपोज करो ये वाली कंडीशन है, भुट्टा, या ऑफ कोर्स वी हैव दिस पीनट वाली कंडीशन। या आजकल बड़ा वो स्वीट कॉर्न खाने का चलन चला है, ये देख लो। ऐसी कंडीशन में आप देखिए, साफ साफ आपको नजर आ रहा है, इसमें तो थोड़ा कम नजर आ रहा है काजू बादाम वाले में, लेकिन यहाँ ये जो भुट्टा है इसमें आप देख रहे हैं कि बढ़िया से फंगल इन्फेस्टेशन हुआ है। यहाँ मूंगफली में भी आपको नजर आ रहा है, ये भुट्टे, ये जो कॉर्न सीड्स अलग कर दिए गए हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कैसे फंगस ग्रोथ है। अगर इस तरह का इन्फेस्टेड नट्स या सीड्स आप कंज्यूम करते हैं तो बहुत चांसेस हैं उसमें कि ये जो फंगस है ये उसमें एफ्लाटॉक्सिन रिलीज किया हुआ हो, यानी कि दिस फूड विल मोस्टली कंटेन दिस एफ्लाटॉक्सिन। कभी कभी ध्यान दिया होगा तुमने कि मूंगफली अगर खाते हो तो उसमें एक आध ऐसी मूंगफली आती है जिसका बड़ा ही गंदा स्वाद होता है, पूरा मुंह खराब हो जाता है, थूकने की स्थिति आ जाती है, थूकना पड़ता है उसको, फिर कुल्ला करो और सब कुछ करो तब भी थोड़ी देर तक वो गंदा स्वाद बना रहता है। कभी आया किसी के मुंह में ऐसी मूंगफली? जी सर। है ना, एक्चुअली वो वही है, वो पर्टिकुलर सीड, उसमें बहुत सारा एफ्लाटॉक्सिन था जिसकी वजह से उसका टेस्ट इतना भद्दा हुआ। और किसी भी कीमत में उसको आप पेट के अंदर ना पहुंचाइएगा, कुल्ला करिए, जैसे करिए उसको बाहर निकालिए। तो चूंकि फंगस की वजह से ये हो रहा है, तो सवाल है कि आखिर कौन सा फंगस है जिसकी वजह से ये एफ्लाटॉक्सिन रिलीज होता है, या कौन सा फंगस इसको रिलीज करता है। तो यहाँ पे वो पॉइंट भी मेंशन करना जरूरी है, एफ्लाटॉक्सिन इज रिलीज बाय हमारे पास दो स्पीशीज हैं। पहला तो है एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस है, और एस्परजिलस की ही दूसरी हमारे पास स्पीशीज है एस्परजिलस पैरासिटिकस। तो इन दोनों स्पीशीज का काम होता है एफ्लाटॉक्सिन रिलीज करना, बहुत कॉमनली अकरिंग फंगस है ये। और ये जान लीजिए आप कि ये जो एफ्लाटॉक्सिन है ये मोस्ट पोटेंट लिवर कार्सिनोजेन नोन। अब तक हम जितने भी ऐसे कार्सिनोजेन जानते हैं जो लीवर का कैंसर कॉज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा पोटेंट एफ्लाटॉक्सिन होता है। और हमने आपको अभी यही बताया
कि ये एफ्लाटॉक्सिन एक इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेन है। तो होता क्या है बेसिकली कि एफ्लाटॉक्सिन मान लीजिए हमने कंज्यूम किया, ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और उसके बाद ये कहाँ जाएगा, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू लीवर बाय हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये पहुंच गया इन लीवर, और लीवर सेल्स इसकी मेटाबॉलिज्म करती हैं, और जब मेटाबॉलिज्म करती हैं तो इससे तैयार होता है एफ्लाटॉक्सिन 2,3 इपॉक्साइड। और ये जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है। तो यही है एक्चुअली कार्सिनोजन। एफ्लाटॉक्सिन इज चेंज्ड इनटू एफ्लाटॉक्सिन 2,3 इपॉक्साइड और इट इज द पोटेंट लिवर कार्सिनोजन। ठीक है, ये करता क्या है बेसिकली, ये जो है 2,3 इपॉक्साइड ये अटैच हो जाता है, अटैचेस टू जी रेसिड्यूज इन डीएनए, यानी गुआनिन रेसिड्यूज से ये अटैच हो जाता है एंड इंड्यूसेस G2T ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन टर्म हम तब यूज करते हैं जब कोई पिरिमिडीन प्यूरिन में कन्वर्ट हो रहा हो, या प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा हो, या कोई प्यूरिन पिरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा हो। रिप्लेसमेंट ऑफ या सब्स्टिट्यूशन, खैर बात वही है, रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्यूरिन बाय अ पिरिमिडीन एंड वाइस वर्सा, तो उसको हम ट्रांसवर्शन कहते हैं। तो जहां जहां पर ये जी से अटैच होगा उसको टी से सब्सटीट्यूट कराएगा, और इसकी वजह से डीएनए पे मल्टीपल साइट्स पे म्यूटेशंस अराइज होंगे, और ऐसी सेल नॉर्मल बिहेव नहीं करेगी, इट विल बी इराटिक एंड टर्न आउट टू बी कैंसरस। तो ये तो एक एग्जांपल हमने दिया और उसका थोड़ा सा डिटेल भी आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कार्सिनोजन की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि अदर केमिकल्स एज कार्सिनोजेंस। इसमें हमारे पास बहुत सारे हैं, लिस्ट लंबी चौड़ी है, लेकिन कुछ इसमें हम बता देते हैं। सबसे पहला है बेंजीन, और बेंजीन की वजह से जो कैंसर होता है वो होता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जानते हो ना क्या होता है? ब्लड सेल्स का कैंसर, ब्लड बोन में। कैंसर। जनरली ब्लड कैंसर के लिए यही टर्म हम लोग यूज करते हैं, बाकी तो स्पेसिफिक डेफिनेशन हम बताएंगे जब इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करेंगे। आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है वो लंग लिख दिए, लंग एंड स्किन कैंसर। नंबर 3 कैडमियम, प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट जो है वो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है ह्यूमन मेल्स में, और बड़ा कॉमन होता है लेटर एजेस ऑफ लाइफ में प्रोस्टेट का कैंसर मेल्स में। जैसे ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में बहुत कॉमन होता जा रहा है आज की डेट में, वैसे ये प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होता जा रहा है। फिर है रेडॉन, रेडॉन भी लंग कैंसर के लिए जिम्मेदार है।
एस्बेस्टस, एस्बेस्टस जो है ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि लंग कैंसर और साथ ही साथ जीआईटी का कैंसर यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें भी लंग कैंसर के इंस्टेंसेस जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्टेड हैं बिकॉज ऑफ एस्बेस्टस, जीआईटी के रिलेटिवली कम होते हैं। एस्बेस्टस बेसिकली वो जो फाइबर शीट नहीं बनती है जिससे छत को वो कवर किया जाता है, अरे वो एक तो टिन वाली बनती है और एक फाइबर वाली बनती है, तो प्लास्टिक की शीट जो होती है, तो एस्बेस्टस उसी में इस्तेमाल होता है उसी को बनाने के लिए। तो ऐसी फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये लंग कैंसर की संभावना और होती होती भी है। तो इसका मतलब अगर उसको आप इनहेल कर रहे हैं तो लंग्स में उसके एस्बेस्टस के फाइन पार्टिकल्स जाते हैं, फिर फाइब्रोसिस होने लगती है, फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन लंग में, और धीरे धीरे लंग में ट्यूमर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो अब सांस से ले रहे हैं तो लंग में पहुंच रहा है, और जाहिर सी बात है मुंह में भी घुसता ही है थोड़ा बहुत, तो मुंह में धीरे धीरे सलाइवा के साथ वो पेट में जाता है, तो जीआईटी में भी इसी तरह का कॉज करता है वो। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल, एक इसमें अगर हम और यहाँ पे नंबर 6 मेंशन कर दें तो ये है हमारे पास विनाइल क्लोराइड, और विनाइल क्लोराइड जो होता है इट कॉजेज एंजियोसार्कोमा, सार्कोमा, और साथ ही साथ लीवर कैंसर। एंजियोसार्कोमा क्या होता है बता सकता है कोई, गेस करो। ब्लड वेसल्स का यस, वेरी गुड, ब्लड वेसल्स का जो मीजोडर्मल टिश्यू का जो कैंसर होता है, तो उसमें क्या होते हैं पूरे शरीर में छोटी छोटी गांठें निकलने लगती हैं जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी, और भयानक पीड़ा होती है। तो ये हो गया हमने कुछ केमिकल कार्सिनोजेंस देखे। अब ये जो केमिकल कार्सिनोजेंस हैं इनकी अगर मोड ऑफ फंक्शन की बात करें तो based on their function they are of two types, based on function। एक टाइप जो होता है उसको हम कहते हैं ट्यूमर इनिशिएटर, और दूसरे को हम कहते हैं ट्यूमर प्रोमोटर। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है इनिशिएटर में और प्रोमोटर में? तो ट्यूमर इनिशिएटर जो केमिकल्स होते हैं या कार्सिनोजेंस, इनका काम क्या होता है, दे कॉज कैंसर बाय इंड्यूसिंग म्यूटेशंस, म्यूटेशंस को इंड्यूस करा के और फिर जीन में चेंजेस लाते हैं जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है। ट्यूमर प्रोमोटर्स क्या होते हैं? ट्यूमर प्रोमोटर्स बेसिकली क्या करते हैं कि दे कॉज कैंसर बाय स्टिमुलेटिंग सेल प्रोलिफरेशन। यहाँ पे जीन पे एक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी करेगा जीन पे एक्ट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो म्यूटेशंस होते हैं रैंडम होते हैं, हो भी सकता है ट्यूमर, नहीं भी हो सकता है। लेकिन प्रोमोटर के केस में क्या है कि ये इस तरह से बिहेव करता है जैसे ये कोई ग्रोथ फैक्टर हो, तो इसके रिस्पॉन्स के तौर पे सेल जो है वो प्रोलिफरेट करती ही करती है। और अगर इनकी मात्रा ज़्यादा होगी ट्यूमर प्रोमोटर्स की तो जाहिर सी बात है सेल भी ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगी और अल्टीमेटली ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हम ट्यूमर प्रोमोटर का आपको बताएं तो फोरबॉल एस्टर्स, एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स है फोरबॉल एस्टर्स, ये क्या करते हैं, ये जाहिर सी बात है सेल प्रोलिफरेशन को ही स्टिमुलेट करेंगे।
दे एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज सी। और अब ये प्रोटीन काइनेज सी आगे का काम खुद ही कर देगा, सेल प्रोलिफरेशन कराना। कैसे करेगा, क्या करेगा? ये जब हम सेल सिग्नलिंग, बची हुई सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो उसमें प्रोटीन काइनेज सी का पूरा पाथवे, पीकेसी का हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो वहां पे फिर कोरिलेट करेंगे उसको। तो इस तरह से हमारे पास फंक्शन के बेसिस पे दो टाइप के कार्सिनोजेंस, दो कैटेगरीज के कार्सिनोजेंस हैं। तो कार्सिनोजेन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस की, यानी कि वायरसेस की। और उसमें भी कौन से वायरस? ऑन्कोवायरस। ऑन्कोवायरस कहिए इसको या ट्यूमर वायरस कहिए, बात वही है। ऑन्कोवायरस जो होते हैं इनमें ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होती हैं, जाहिर सी बात है। तो कोई भी गेस कर लेगा। तो ऑन्कोवायरसेस कंटेन वायरल ऑन्कोजीन्स और इन वायरल ऑन्कोजीन्स को कंटेन करने वाले ऑन्कोवायरसेस जो हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। तो ऑन्कोवायरसेस कंटेन वायरल ऑन्कोजीन्स एंड आर ऑफ टू टाइप्स। तो वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं? नंबर वन है हमारा डीएनए कंटेनिंग ऑन्कोवायरस, और नंबर टू है आरएनए कंटेनिंग ऑन्कोवायरस। अब डीएनए कंटेनिंग ऑन्कोवायरसेस जो होते हैं ये बेसिकली कैसे एक्ट करते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि मेन जो इनका रोल होता है वो होता है दे इनहिबिट द एक्टिविटीज ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तो इसका मतलब हमारी सेल्स में या किसी भी एनिमल सेल्स में ये जो ट्यूमर सप्रेस करने वाली जीन्स होती हैं उनको, उनकी एक्टिविटीज को इनहिबिट कर देते हैं। और इसमें भी टर्मिनोलॉजीज पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दे इनहिबिट द एक्टिविटीज ऑफ सेल्यूलर ट्यूमर सप्रेसर जीन। सेल्यूलर, इस बात पे विशेष ध्यान दें। क्यों? अभी हम इसको बताते हैं। इसमें हम पहले कुछ एग्जांपल्स आपको बता दें। एग्जांपल्स के लिए लेट्स चेंज द कलर। एग्जांपल है हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास हर्पीज वायरस। तीसरा है SV40 वायरस। SV40 मतलब क्या होता है? सिमियन वायरस, मंकीज को अफेक्ट करता है ये मेनली। इसी SV40 के जीनोम को यूज करके सबसे पहला एक्सपेरिमेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पॉल बर्ग ने किया था, और उसी से पूरी जो ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की, इसकी ओरिजिन मानी जाती है। इसीलिए पॉल बर्ग को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का दर्जा दिया गया है।
तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ये जो वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं, दे कैरी oncogenes without their cellular counterparts। इसको हमने लाल में लिख दिया। They carry oncogenes without their cellular counterparts। कुछ समझ में आया ये क्या है? नहीं सर। अच्छी बात है, क्योंकि इसको अभी समझना भी नहीं है, इसको हम लोग समझेंगे अभी थोड़ी देर में, अलग कलर से इसीलिए मेंशन किया। अब देखो, कुछ वायरसेस का हम थोड़ा सा अगर डिटेल में ले लें। देखो, अच्छा, सेल, यहाँ पे आप देखिए पॉइंट क्या हमने लिखा था कि दे इनहिबिट द एक्टिविटीज ऑफ सेल्यूलर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तो जाहिर सी बात है, अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे होंगे तो इसका मतलब कि जो सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम है उसमें कोई ना कोई बाधा उत्पन्न कर रहे होंगे, क्योंकि हमको मालूम है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, स्पेशली जो हमने एग्जांपल देखा था PRB जीन का, P53 की जीन का, TP53, इनमें हमने देखा था कि लगातार अपने आप को एक्सप्रेस करती रहती हैं और इसी की वजह से जो सेल का जो संख्या है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है, यानी कि सेल साइकिल लगातार नहीं चलती है, बीच बीच में रुकती है। अगर कहीं ये ऐसी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे ये वाले वायरस, तो क्या होगा, सेल साइकिल का कंट्रोल जो है वो इंटरफियर होगा। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि these viruses interfere with cell cycle control। अब इसमें कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, 2 एग्जाम्पल्स स्पेशली, जिसको हमको थोड़ा सा एक आध 2 पॉइंट उसके बारे में जानना है। जैसे HPV के बारे में हमने आपको बताया था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, है ना। तो ये HPV बेसिकली क्या करता है, इसका क्या, ये इट कॉजेज वार्ट्स, ये तो नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इट कॉजेज कार्सिनोमा ऑफ यूटेराइन सर्विक्स, और कुछ केसेस में इट ऑल्सो कॉजेज कार्सिनोमा ऑफ माउथ कैंसर जिसको हम कहते हैं। ऐसा ये करता कैसे है? करता ऐसे है कि इट मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोटीन्स, 2 प्रोटीन बनाता है, जिसमें पहली प्रोटीन जो होती है वो होती है E6, इसका नाम दिया गया। दूसरी प्रोटीन जो होती है वो होती है E7। जो E6 प्रोटीन है वो क्या करती है, E6 प्रोटीन इट sequesters P53 प्रोटीन, और जो E7 है वो क्या करती है, इट sequesters RB प्रोटीन। सिक्वेस्टर का मतलब जानते हो, सिक्वेस्टर मतलब कि विदहोल्ड कर लेना, पकड़ लेना या जकड़ लेना।
तो E6 प्रोटीन ये क्या कर रही है कि P53 प्रोटीन को पकड़ ले रही है, E7 जो है वो RB प्रोटीन को पकड़ ले रही है। तो ना P53 अवेलेबल है ट्यूमर सप्रेशर फंक्शन के लिए, ना RB प्रोटीन अवेलेबल है, तो क्या होगा, ट्यूमर ही तो डेवलप होगा। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट इसके बाद। दूसरा एग्जांपल अगर इसी में हम लें, अनदर एग्जांपल इज एडिनो वायरस। अब ये जो एडिनो वायरस है इसकी भी फंक्शनिंग सिमिलर ही होती है। ये क्या करता है, इट मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। इसमें जो पहली प्रोटीन है उसको हम कहते हैं E1A और जो दूसरी प्रोटीन है उसको हम कहते हैं E1B। यहाँ पे जो E1A है वो बाइंड करती है, बाइंड्स विथ RB यानी रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, और E1B जो है इट बाइंड्स विथ P53। तो इस तरह से मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर मैकेनिज्म है एडिनो वायरस की और पेपिलोमा वायरस की। तो RB और P53 को ये अपना काम नहीं करने थे। अच्छा, लास्ट में कुछ और एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं, यानी कि अदर एग्जाम्पल्स, और ये सब कुछ चल रहा है DNA कंटेनिंग वायरसेस में ही। तो हमने हेपेटाइटिस बी देख लिया, हर्पीज वायरस देख लिया, सिमियन वायरस 40 देख लिया, तो बचा क्या। अच्छा, हेपेटाइटिस बी वायरस कौन सा कैंसर कॉज करता है, लीवर कैंसर, सिंपल। तो अदर एग्जांपल्स में हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं एप्स्टीन बार वायरस। और ये जो एप्स्टीन बार वायरस है ये क्या कॉज करता है, इट कॉजेज बर्किट्स लिम्फोमा, और दूसरा इट कॉजेज नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा। बड़ा खतरनाक वायरस है भैया। दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारे पास, सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है कपोसीज सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीज वायरस, इसका नाम है कपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीज वायरस। और ये क्या कॉज करेगा, ये कॉज करेगा कपोसी सार्कोमा। बर्किट्स लिम्फोमा में क्या होता है, जो बी सेल्स होती हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ दिखाने लगती हैं। कपोसी सार्कोमा क्या होता है, कपोसी सार्कोमा में होता ये है कि इसमें मल्टीपल ट्यूमर्स बनते हैं। मल्टीपल ट्यूमर्स कहाँ के, लिम्फ नोड्स और स्किन, और स्किन में भी स्पेशली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द स्किन, स्किन को जो सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वॉल में ट्यूमर्स जो है वो डेवलप होते हैं। क्योंकि सार्कोमा है ना तो मेसोडर्मल टिश्यू का ही होगा, जबकि स्किन क्या है, स्किन तो एपिडर्मल टिश्यू है। स्किन की सेल्स में होगा तब तो कार्सिनोमा कहेंगे, लेकिन स्किन को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स में अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है सार्कोमा कहेंगे। तो ये भी एक भयानक कैंसर है। खैर, अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास, ये हमने पूरा देख लिया
डीएनए कंटेनिंग वायरसेस का हिसाब किताब। अब जरा वापस से आते हैं हम लोग आरएनए कंटेनिंग ऑन्को वायरसेस पे। तो आरएनए कंटेनिंग जो ऑन्को वायरसेस होते हैं ये क्या होते हैं? सबसे पहली बात, मोस्ट केसेस में ये जो होते हैं वो रेट्रोवायरसेस होते हैं। ठीक है, रेट्रोवायरसेस होते हैं। अब इसमें अगर इनकी हम कहानी आपको बताएं एक लाइन की, तो वो ये है कि जो वायरल ऑन्कोजीन्स थी, ये तो खैर वो कहानी यहाँ पे भी आ सकती है, लेकिन चलो यहीं पे अलग पॉइंट करके हम नोट कर सकते हैं इसको कि वायरल ऑन्कोजीन्स ये सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर की गई थी? फर्स्ट रिपोर्टेड इन राउज सार्कोमा वायरस। सबसे पहले वायरल ऑन्कोजीन इसी में या एक सार्कोमा कॉज करने वाले वायरस में रिपोर्ट की गई थी। उसको वायरस को ही राउज सार्कोमा वायरस कह दिया गया। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम ही था पीटन राउस। और ये कब की कहानी है? ये कहानी है ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, लेकिन तब भी तुम लोगों के पैदा होने से पहले की है, 1911। अब ये जो राउस सार्कोमा वायरस है ये करता क्या है बेसिकली? तो ये करता है कि जो, खैर ये तो स्टडीज की गई है इन जनरल, लेकिन ये अफेक्ट करता है बर्ड्स को भी और ह्यूमन सेल्स को भी। तो एक मतलब स्टडी की अगर हम इसकी बात करें तो राउस सार्कोमा वायरस इज शोन टू कॉज कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन इन चिकन एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट। क्या करता है? इंड्यूसेस सार्कोमा इन चिकन एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट इन कल्चर मीडियम, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ये। अच्छा, जो ऑन्कोजीन इस वायरस में सबसे पहले पाई गई थी उसको क्या कहते हैं? तो द फर्स्ट ऑन्कोजीन, ध्यान दीजिएगा, तो पहला वायरस हो गया जिसमें ऑन्कोजीन्स पाई जाती हैं, जिसमें पहले, या कैंसर कॉजिंग वायरस है जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। लेकिन उसमें भी कौन सी ऑन्कोजीन सबसे पहले पता लगाई गई थी? तो फर्स्ट ऑन्कोजीन डिस्कवर्ड इन RCV, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, राउस सार्कोमा वायरस का शॉर्ट फॉर्म। राउस सार्कोमा वायरस इज नोन एज SRC जीन या SRC ऑन्कोजीन। SRC का मतलब क्या होता है? इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सार्कोमा। सार्कोमा का शॉर्ट फॉर्म SRC हो जाता है, तो SRC कह दिया इसको सिंपली। बात समझ में आ गई? अब हम कुछ एग्जाम्पल्स अगर यहाँ पे डिस्कस कर दें आरएनए कंटेनिंग
ऑन्को वायरसेस के, तो कलर चेंज करना पड़ेगा, बढ़िया कलर ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, उसी सीक्वेंस में चल रहा है ये, इसको आप ऐसे समझिए। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास HTLV1। अब ये HTLV1 क्या है? ये है ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस 1। फिर इसी का भाई है हमारे पास HTLV2, नाम वही सब कुछ रहेगा, बस 2 लगा देंगे। तो बेसिकली ये क्या कॉज करता है? इट कॉजेज हेयरी सेल ल्यूकीमिया। हेयरी सेल का मतलब ये हो गया जिसमें प्रोजेक्शंस ज़्यादा निकल रहे हैं। प्रोजेक्शंस कैसे निकलते हैं? जब फैगोसाइटोसिस होती है, तो फैगोसाइटोटिक सेल जो ब्लड में होती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स, उनका अगर कैंसर हो रहा है। और तीसरा जो हमारे पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमा वाला है, या खैर उसको कर सकते हैं, ठीक है, इतना 2 रखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपको चेक करनी है, वो होमवर्क दे दे रहे हैं हम आपको। होमवर्क ये है कि सिमियन वायरस जो SV40 है, उसमें बेसिकली कौन सा टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है? क्या DNA ही होता है या RNA होता है? तो ये ध्यान रखना है, इसको पता तुमको लगाना है, हमको नहीं मालूम। अब नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक है रेट्रोवायरल ऑन्कोजीन्स। यानी अब इन जीन के बारे में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ऑन्कोजीन्स की कहानी कैसे शुरू हुई और बेसिकली इनका बैकग्राउंड क्या है? आखिर वायरसेस में ये ऑन्कोजीन्स आई कहाँ से? हमारी भी सेल में ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट हैं, जिसको हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। और वायरस वाली जीन को तो हम सीधे सीधे ऑन्कोजीन कहते हैं, हम उसको प्रोटो ऑन्कोजीन कहते नहीं। अपनी सेल की जीन को हम प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। तो इस चर्चा को, इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अपना रोल अदा किया, उनका नाम था H. वर्मस एंड M. बिशप। इन लोगों ने क्या बताया? इन लोगों ने ये बताया, यानी दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट नॉर्मल चिकन सेल्स, ये जो नॉर्मल चिकन सेल्स होती हैं, इनमें कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं, कंटेन जीन्स। और ये जीन्स क्या हैं? क्लोजली रिलेटेड हैं, दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू रेट्रोवायरल SRC ऑन्कोजीन्स। ध्यान से समझिएगा इसको। इन्होंने ये पता लगा, और ये बात है 1976 की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इन्होंने पता लगाया कि नॉर्मल चिकन सेल्स जो होती हैं, नॉर्मल चिकन सेल्स मतलब इनमें कैंसर वैंसर नहीं हुआ है, इनमें जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो किससे क्लोजली रिलेटेड हैं? किसके? रेट्रोवायरल SRC ऑन्कोजीन्स से। अच्छा, रेट्रोवायरल SRC ऑन्कोजीन्स
और वो भी किस पर्टिकुलर वायरस के, ऑफ राउस सार्कोमा वायरस, क्योंकि यही वायरस सबसे पहले डिस्कवर किया गया और इसी वायरस, ये वाली जीन, ये वाली ऑन्कोजीन सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, तो उस पर और काम आगे बढ़ाया गया। अच्छा, इतना सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ किया। कॉन्क्लूजन क्या था, यानी कि इसको हम एज हेडिंग यहां पे लिखते हैं, कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन बाय देम, देम मतलब यही दोनों साइंटिस्ट जो है, इन्होंने कॉन्क्लूजन ये ड्रॉ किया कि ये जो ऑन्कोजीन्स वायरस में प्रेजेंट हैं वो ट्रू वायरल जीन्स नहीं है। मतलब वायरस के खुद के इवोल्यूशन की प्रोसेस के दौरान उसको नहीं मिला। ये जो ऑन्कोजीन्स हैं ये इस वायरस ने या दूसरे जो रेट्रोवायरस हैं उन्होंने अपने होस्ट से ऑब्टेन किया जब उन्होंने होस्ट को इन्फेक्ट किया होगा। हम्म। और भाई वायरस क्या करेगा, वायरस तो होस्ट सेल के अंदर घुसेगा और होस्ट सेल के अंदर पूरा तो जाता नहीं है, सिर्फ उसका न्यूक्लिक एसिड जाएगा। ये जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड है ये इंटीग्रेट कर जाएगा इसमें, होस्ट के डीएनए में, और जब अगली अगले वायरल पार्टिकल्स के लिए ये होस्ट डीएनए का रेप्लिकेशन कराएगा या कॉपी इसकी तैयार करेगा ताकि नया वायरल जीनोम फिर से मिल सके और ये वायरल जीनोम जो है वो नए वायरल पार्टिकल में पैक हो सके, उस प्रोसेस के दौरान हो सकता है और होता है, हुआ है, ये थोड़ा सा कॉपी जो है वो सेल के किसी पर्टिकुलर जीन का भी अपने साथ लेता चला गया हो, और यही जो थोड़ी सी कॉपी है ये एसआरसी ऑन्कोजीन। अब ये वायरस जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा उतनी बार एसआरसी ऑन्कोजीन इसके नए नए पार्टिकल्स में चल जाती चली जाएगी। तो हमारे पास जो जीन है उसी की कॉपी ये लेकर अपने पास जा रहा है, तो हमारे पास जो जीन है उसको हम प्रोटो ऑन्कोजीन कह रहे हैं। वायरस में जब ये पहुंच गया तो ये ऑन्कोजीन कहला रहा है। और हमने आपको यही बताया था प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्टिवेट होके ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो सकती है। देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी, और उसकी मैकेनिज्म भी हमने आपको बताई थी। पॉइंट म्यूटेशन था, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन था, जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन तो बहुत ही आसान है, अगर एक से ज़्यादा या मल्टीपल कॉपीज आ गई प्रोटो ऑन्कोजीन्स की तो उस कंडीशन में अपने आप जो है वो उसका इफेक्ट दिखने लगेगा, ऑन्कोजेनिक इफेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये एसआरसी ऑन्कोजीन कंटेन करने वाला वायरस किसी ऐसी सेल में घुस गया जिसमें पहले से एसआरसी प्रोटो ऑन्कोजीन मौजूद है, और जब वो उस सेल में घुसेगा तो जाहिर सी बात है अपनी कॉपी बढ़ाएगा, यानी फिर वो कई कॉपीज ऑफ एसआरसी ऑन्कोजीन बनाएगा और ऑलरेडी उसमें प्रोटो ऑन्कोजीन प्रेजेंट ही है, तो क्या करेगा, सेल को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा भाई, जीन एम्प्लीफिकेशन करेगा, इसीलिए कॉज करता है कैंसर। तो इन्होंने जो कॉन्क्लूजन निकाला बहुत जबरदस्त कॉन्क्लूजन था, हल्का फुल्का नहीं था। उस कॉन्क्लूजन को यहां हमको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो कॉन्क्लूजन बाय देम क्या है कि oncogenes in virus did not represent a true viral gene। पहला पॉइंट तो यही हो गया।
तो अगर ये ट्रू वायरल नहीं थी, जीन्स नहीं थी, तो क्या थी? दीज oncogenes were एक्चुअली की स्पेलिंग सही लिखा है? जी सर। हाँ, वर एक्चुअली नॉर्मल सेल्यूलर जीन्स। नॉर्मल सेल्यूलर जीन्स acquired by ये क्या हो गया? हाँ, acquired by virus during replication in होस्ट सेल। जब वायरस ने होस्ट सेल में रेप्लिकेट किया, उसी दौरान इसने एक्वायर कर लिया इन जीन्स को। और एक्वायर करने के बाद, यानी कि आफ्टर एक्वायरिंग, ऊपर ये एक्वायर की स्पेलिंग गलत है ना? सी होगा ए के बाद। यहाँ नीचे वाले में ना? यहाँ पे सी, जी। हाँ, नीचे वाले में, ठीक ठीक। तो आफ्टर एक्वायरिंग द cellular gene, the virus carried the SRC related sequences with it and multiplied it in many copies। मतलब जब जब वायरस रेप्लिकेट करेगा या मल्टीप्लाई करेगा, तब तक इसकी कॉपी नंबर ये बढ़ाएगा। और देखने वाली बात ये है कि अगर बहुत ज़्यादा होस्ट स्पेसिफिक नहीं है वायरस, तो इसका मतलब कि क्लोज रेंज ऑफ होस्ट्स में ये इन्फेक्शन कर सकता है। जैसे कि जो सिमियन वायरसेस होते हैं वो मंकीज को अफेक्ट करते हैं, प्राइमेट्स, दूसरे जो प्राइमेट्स हैं, एप्स हैं, उनको भी अफेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो इस एसआरसी रिलेटेड सीक्वेंसेस को कभी मंकी में पहुंचा सकता है, कभी एप्स में पहुंचा सकता है, और कोई ऐसा वायरस आ गया जो एप्स और ह्यूमंस दोनों को अफेक्ट कर सकता है, जैसे एड्स का वायरस। तो उसमें क्या होगा कि फिर वो वायरस जो है वहां से लेके, एड्स भी तो एक रेट्रोवायरस ही है, वो वायरस एप्स से ये एसआरसी रिलेटेड सीक्वेंसेस उठा के वो ह्यूमंस में पहुंचा सकता है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स जटिल प्रक्रिया है जो लगातार होती रही, और इसकी वजह से जो पूरे वर्टिब्रेट्स हैं, उन सभी वर्टिब्रेट्स में इन्हीं वायरसेस के थ्रू ये एसआरसी रिलेटेड सीक्वेंसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहे जैसे जैसे टाइम बीतता गया। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे अलग से लिखते हैं कि द एसआरसी रिलेटेड सीक्वेंसेस आर also found in normal DNA of a wide range of vertebrates, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, any humans as well। तो कहने का मतलब, वायरस, हमारी जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, उसी के ट्रांसमिशन से वायरल ऑन्कोजीन्स जो है वो तैयार हुए।
तो ये भी पॉइंट अगर यहाँ पे लिख दें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द नॉर्मल cellular genes from which retroviral oncogenes originate are called proto-oncogenes। तो वो नॉर्मल सेल की जीन्स जिनसे रेट्रोवायरस की ऑन्कोजीन्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं, उन्हीं को हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स का दर्जा दे देते हैं। और अगर इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स में जो मैकेनिज्म हमने आपको बताई उनमें से कोई भी मैकेनिज्म होगी तो दिस प्रोटो ऑन्कोजीन्स विल टर्न इनटू ऑन्कोजीन्स। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो वायरल ऑन्कोजीन्स हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स, इनके आगे क्या लिखा जाता है? वी लिखा जाता है। और जो इनके सेल्यूलर काउंटर पार्ट्स होते हैं उनके आगे सी लिखा जाता है। एग्जाम्पल, अगर VSRC लिखा है तो हम बात कर रहे हैं वायरल ऑन्कोजीन की। अगर CSRC लिखा है तो हम बात कर रहे हैं सेलुलर काउंटर पार्ट की या प्रोटो ऑन्कोजीन की बात कर रहे हैं बेसिकली। इसी तरह VMYC लिखा है अगर तो वायरल ऑन्कोजीन की बात हो रही है। CMYC अगर लिखा है सेलुलर या सेलुलर प्रोटो ऑन्कोजीन की बात हो रही है। बात समझ में आई? जी सर। तो आज ये कहानी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। वी हैव फिनिश्ड द कैंसर टॉपिक।